बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान फिर प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी फिफ्थ जनरेशन वॉर की और पाकिस्तान की में क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो फिफ्थ जनरेशन वॉर के मैनी एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पर प्रोफेसर साहब ने रोशनी डाली थी। और उनका जो मेन एम्फसिस था वो जिसमें कहा जाता है कि ये इसकी इस पर आईटी का बहुत जोर होता है, बहुत एम्फसिस होता है। उन्होंने दो हवाले भी दिए थे, ईरान का भी और ट्रंप का भी। ठीक है जी। और इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और नहीं है, बेशुमार है, लेकिन चूंकि हम ज़्यादा टाइम उस पर नहीं खर्च करना चाहते थे। और साथ ही यह है कि जैसे मैंने कहा कि मैनी एस्पेक्ट्स होते हैं और इसमें प्रॉक्सी वॉर भी होती है, उसका मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा। और प्राची साहब ने फिर टीटीपी का भी जिक्र किया था। तो हम उस पर मजीद बात करेंगे ठहर कर। तो बहुत से इसके एस्पेक्ट्स हैं। कुछ लोग समझते नहीं है कि प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, कुछ ये नहीं समझते कि फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या होती है। और जो दुश्मन है उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो आपके घर आकर लड़ाई करे, वो घर से ही लोग लड़ने वाले तैयार कर लेता है। तो लेट्स वेलकम प्रोफेसर एजाज प्राची साहब। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, आप मजीद कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो मैंने एक समरी पे स्टार्ट किया जो गुज़िश्ता प्रोग्राम की। तो आप मजीद ऐड करना चाहेंगे किसी एस्पेक्ट पर? मसलन ये यही है कि टीटीपी का आपने जिक्र किया था, यानी प्रॉक्सी जो मैंने कहा कि वे तैयार की जाते हैं, इस पर या किसी मौसम पर रोशनी डालना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम उसी सिलसिले को जारी रखें जैसे हमने बात की थी कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर होती क्या है, पाकिस्तान में क्यों शुरू की गई और उसके कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। तो आप देखिए डॉक्टर साहब, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के दरमियान में इन्होंने जब शुरू किया तो उन्होंने सहाफ़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और उनसे बातचीत की और उनसे पॉजिटिव रिपोर्टिंग के लिए कहा, क्योंकि उनका ख्याल था कि बाहर तो नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा बाहर तो नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है, तो अंदर से आप 6 महीने के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें तो हम इस सब चीज़ को इंशाल्लाह संभाल लेंगे। लेकिन प्रस्तुत यहाँ पर भी वजाहत करने की जरूरत पड़ेगी कि पॉजिटिव वो ये रिपोर्टिंग की मुराद क्या थी। मतलब ये था कि सच नहीं बताना, वो बताना है जो कि इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल हो, वो बताना है जो उस वक्त यानी इमरान खान की या दूसरे जो भी थे उनको कबूल हो। तो दूसरे लफ्जों में पॉजिटिव ये रिपोर्टिंग का मतलब उनका ये था कि सपोर्ट अस, यही बात है ना? डॉक्टर साहब, ये बात तो तकरीबन यही आपकी ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग ये है कि आप सब अच्छा कहें सब अच्छा, और वही बात आ जाए गया। सब अच्छा है। आप अगर अगर आपने ये कहा कि जनरल आसिम अच्छा। जनरल आसिम बाजवा ने करप्शन की है सी पैक में, तो ये नेगेटिव रिपोर्टिंग है। अगर आपने ये कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर अहमद नूरानी की रिपोर्ट है कि जिसमें करप्शन के इल्जामात हैं, तो ये नेगेटिव रिपोर्टिंग है। अगर आपने ये कहा कि उन्हीं के कारिंदा उन्हीं के लाए हुए, आपने ये कह दिया कि मुराद से इधर इल्जामात लगा देते चाइनीज कंपनी पर, ये नेगेटिव रिपोर्टिंग है, इसलिए कि उसकी वजह से वो नाराज हो गए थे, काफी गड़बड़ हुई थी ना। तो दूसरे लफ्ज में उन्होंने कोशिश करनी है कि इनकी जो करप्शन है, ये जो गलतकारियां हैं, उनको पब्लिक में ना लाया जाए। बिल्कुल। अगर आप इसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त नहीं है, पाकिस्तान के में जो है तो लोगों को लापता किया जाता है, तो ये सब नेगेटिव रिपोर्टिंग है, ये नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान हम ये भी नहीं करेंगे कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को रोक दें, हम ये जारी रखेंगे, बल्कि इनको ज़्यादा उरूज पे लेके जाएँगे। लेकिन आपने पॉज़िटिव रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, तो नाज़रीन नाज़रीन आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने नोट किया होगा प्राचा साहब की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि आज यानी कुछ मैं भी बोलूँ और प्राचा साहब को थोड़ा कम मौका दिया जाए ताकि वो रिकवर हो सके। बादशाह जिद उनकी ठीक नहीं है। अच्छा, एक मसलन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि प्रॉक्सी तैयार किए जाते हैं, उससे देखिए प्रॉक्सी वॉर में, सॉरी प्रॉक्सी वॉर में भी और फिफ्थ जनरेशन वॉर में भी सबसे पहले ये होता है कि वहाँ की पब्लिक को डिवाइड किया जाता है मजहबी बुनियादों पर, ख्वाह शिया सुन्नी हो और वो रीजनल बुनियादों पर और लसानी बुनियादों पर उनको तकसीम किया जाता है। फिर वहाँ से ही उनको वो अपनी सिपाही तलाश करते हैं जो फिर फाइट करते हैं। और वो प्रोपेगेंडा का, जैसे कि प्राचीन साहब ने कह दिया कि साफियों को बुलाया गया था, सबसे ज्यादा एम्फोसिस उनका ये होता है कि प्रोपेगेंडा, सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा
लास्ट प्रोग्राम में इन्होंने बताया भी था कि किस तरीके से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वो बना दिए जाते हैं अकाउंट्स, और जो बोट्स होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, वो करते रहते हैं। नजर ये आता है कि पूरी दुनिया खिलाफ हो गई है, लेकिन करने वाले चंद लोग होंगे। प्राची साहब, एम आई राइट देयर? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि देखिए, ये इतने ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन इन्होंने, जैसे मैंने आपको पीछे एक अकाउंट की बात की, सिर्फ एक अकाउंट की, कि उसके 25 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन जब उसके ऊपर क्रैक डाउन किया गया और छांटी की गई, तो उसमें से सिर्फ 40-45 हजार उन्होंने छोड़े और बाकी सब उन्होंने डिलीट करवा दिए, तो उसकी फॉलोइंग गिर गई। प्राची साहब, कल जो ओनर है इसका ट्विटर का, उसने कहा था जी भी, जी ट्विटर का, तो वो कह रहा था कि अभी भी हमसे मैनेज नहीं हो रहा, ये मामला तो अभी भी सही तरह हम कुछ नहीं करते। अच्छा, तो बिल्कुल मैं ना यह है कि झूठ इतने तसलसल से बोलना है कि वो सच नजर आना लग जाए लोगों को गुमराह करना, लोगों को ब्रेन वॉशिंग करनी है। मैन एम्फसिस इस पर है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि भाई आईटी इस्तेमाल होती है, वो एट वेरी हाई लेवल पर, लेकिन जो लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया को कंट्रोल में लिया जाता है, साफियों को कंट्रोल में लिया जाता है, और ये जो होते हैं यूट्यूबर या जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं उनको कंट्रोल में लिया जाता है। सब तो नहीं आते उनको कंट्रोल में, लेकिन वो कोशिश करते हैं। तो ये मुसलसल इतने झूठ बोले जाते हैं कि लोग समझते हैं कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब झूठ है। और फिर देखिए, बात ये आती है कि यानी जैसे प्रॉक्सी वार में, अब मैं तो ये कहूंगा, राशिद साहब पता नहीं इख्तलाफ करेंगे या इत्तेफाक करेंगे, मुझे पता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है हमारा, ये भी प्रॉक्सी वार का जो है ना विक्टिम है। मतलब जिस तरीके से जो नैरेटिव पाकिस्तान हमें सेल कर रहा है, वही सारे, मैं तो समझता हूँ वो झूठ पर मबनी है। और अब लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। ये अगर देखा जाए तो ये पहले से कितने अरसे से आ रहा है। फिर जब मुझे लोग कहते हैं कि, मैं यहाँ पर वजाहत करना चाहूंगा, यानी एक मेरे साथी से बात हो रही थी, कश्मीर का उसका साथ तल्लुक क्या, पढ़े लिखे आदमी है, तो वो कह रहे थे जी भी अगर प्रॉक्सी वार ये, सॉरी प्रॉक्सी नहीं है, फिफ्थ जनरेशन वार ये है, तो फिर बंदूकों का इसमें तो रोल नहीं रह जाता ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं रह जाता, बंदूकों का रोल ये फिफ्थ जनरेशन में, पुरानी जो जनरेशन के वेपन्स है वो भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका उनका वक्त डिफरेंट होता है। पहले उनके लिए एक फिजा तैयार की जाती है, और फिर जरूरत के मौके पर चाकू भी यूज करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो मतलब ये कहने का है कि वो फिजा तैयार की जाती है, लोगों को डराया जाता है, उनकी इकोनॉमी तबाह की जाती है, और सियासत में बदइतमादी पैदा की जाती है, तकसीम दर तकसीम किया जाता है। ये ऐसा हो जाता है कि वो लोगों का इतमाद खत्म हो जाता है। प्रोफेसर साहब, फ्लोर इज योर अगेन प्लीज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया। ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है और ये नफ्सियाती हरबा होता है। अब देखिए, पिछली पहले भी ये होता था, लेकिन वो चूंकि आईटी का दौर नहीं था। मैं आपको अगर मुगलों की बात करूं या गौरी गजनवी तुगलक वगैरह की बात करूं, तो उन दिनों में उनके जासूस होते थे, वो दुश्मन की शहरों में, गांव में, देहातों में घुस जाते थे और वहां खौफ फैलाते थे कि वहां पे कि फलां सिपाही ने कहा, महाराजा के सिपाही ने कहा अपने घोड़े से कि क्या तूने फलां के सिपाही को देख लिया है, शेरशाह सूरी के सिपाही को देख लिया है या फलां। तो खौफ फैलता था। अगर आपको मैं जदीद में मिसाल दूं, तो आप देखिए जिया उल हक के दौर में हथौड़ा ग्रुप था एक, यस यस। एक या दो या चार, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि 10, 20, 50 जितनी वारदातें हुई, लेकिन उसमें चंद 100 लोग मरे, शायद चंद 100 भी नहीं, थोड़े से लोग मरे, लेकिन खौफ उसका बहुत फैला कि ऐसा ग्रुप आता है जो लोगों को हथौड़ों, सर को हथौड़ों से कुचलते हैं और आरियों से काटते हैं। रात को सोते में लोगों ने रात को घर में छोड़ दिया था। तो ये खौफ की फिजा कायम की जाती है। अच्छा साहब, अगर मुझे इजाजत है, इसे मुझे याद है, थोड़ा ग्रुप आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि वो फिजा तैयार की जाती है, वो उन्होंने काट दी थी। इसी तरह तो छोरा ग्रुप भी शुरू हुआ था, और छोरा ग्रुप जो है ना, इसका एक आदमी पकड़ा गया हमारे सो को आजाद कश्मीर रावलाकोट में। और बाद में पता चला वो कौन था, एजेंसी का आदमी था। लोकल लोगों ने पकड़ का थाने ले गए, और फिर उनके वो लोग आए तो उनको छुड़ा कर ले गए, कोई मुकदमा नहीं चल सका था। तो इससे पता चल जाता है कि ये थोड़ा ग्रुप चलाने वाले या खौफ और आस पैदा करने वाले कौन होते हैं। यही फिफ्थ जनरेशन वॉर की एक एलिमेंट है, इसका ये एस्पेक्ट है। आप आगे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि जियाउल हक ने जनरल चिश्ती ने कुछ शायद उसको कहा था कि मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बात करना चाह रहा हूँ, यानी अपनी यादाश्तें वगैरह। तो उसने कहा कि जनरल चिश्ती को कहा, जो कि उसका हमराज था, उसको कहा कि मुर्शिद, अगर आपने ऐसा किया तो अल-जुल्फ़िकार वाले आके आपको मार जाएंगे। अब अपने जनरल को भी थ्रेट, ये सुनने में आया है। ये बहुत मशहूर बात है वहां उस वक्त की। तो आप सोचिए कि पड़ी है
मौलाना चिश्ती से क्या नाम है इनका, अ, ये जनरल जनरल चिश्ती की बात करें। चिश्ती साहब की किताब मैंने पढ़ी है। सच्ची बात है कि उसमें मुझे कोई खास ऐसी बात नजर नहीं आई, शायद उस डर की वजह से वो ठीक है। जी वैसे जी। मैं बहुत सी चीजें जो वाले देता हूँ ना, वो पाकिस्तानी राइटर्स की और साहब का जो जर्नल है उनकी बात करता हूँ, लिखता हूँ, वेरी ऑथेंटिक बातें होती हैं। अच्छा, यानी कि आप बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ लेकिन लोगों को डिवाइड किया जाता है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, और इतने तसलसल से झूठ बोले जाते हैं कि लोग गुमराह हो जाते हैं, और उनका इत्मीनान अपने सियासी लीडरों से उठ जाता है, अपने मुल्क के मुस्तकबिल से भी उठ जाता है। फिर देखिए ना, सी पैक कहा जाता था जी बड़ी चीज है कि टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, पाकिस्तान पता नहीं क्या बन जाएगा। अब देख रहे हैं कितने अरसे के बाद क्या होगा, पाकिस्तान क्या बन गया। और मैं उन लोगों में से था जो कहता था कि ये डिजास्टर होगा। बल्कि एक मेरे जब मैंने तकरीर की थी, आपको याद है, एफएसएस के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की थी, तो मैंने कहा था कि इट विल बी ए मेगा डिजास्टर। ठीक है, लोगों ने बड़ी तनकीद की थी। अब मुझे बताएंगे 23 में हम चले गए, 2023 में, तो क्या बेनिफिट हुआ है सिवाय ये कि सड़कें बन गई हैं। उस सड़कों पर सामान किसका जाएगा, चाइना का जाएगा, पाकिस्तान का नहीं जाएगा। ठीक है, उसको और भी मफाद होंगे, दूसरे लोगों को होंगे। अगेन प्राची साहब प्लीज डू ऐड इसमें। देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने बात की फिफ्थ जनरेशन पे, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे, ये वाकई ऐसा ही है, लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि उसी मुल्क के टैक्स पेयर्स के पैसे से उन्हीं के खिलाफ ये जंग लड़ी जाए, उन्हीं को गुमराह किया जाए, उन्हीं के मसाइल में इजाफा किया जाए। ये बहुत अफसोसनाक है और बहुत तकलीफदेह बात है। होना तो ये चाहिए कि वो टैक्स पेयर जो इनको पैसा देते हैं, जिसका बेदरग ये और बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई हिसाब किताब नहीं होता, पैसा इनको दिया जाता है और ये पैसा, अब आप जो सोचिए, जो इन्होंने आईटी वॉरियर बनाए, या फिर जनरेशन वॉरियर या आईटी वॉरियर कह लें, पहले तो वो अफगान जंग में तालिबान वॉरियर थे ना, तो अब ये जो वॉरियर बनाए, तो इनको जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के हिसाब से तनख्वाहें दी जाती हैं और अभी तक दी जा रही हैं, तो ये टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है इनको। और मैं आपको इस हद तक बताऊं कि सुनने में यह आया है कि इनमें अब इतने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए हैं कि उनको फी गाली, यानी इमरान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ लोगों को, चाहे वो किसी एक पार्टी से, दूसरी तीसरी चीज़ से, किसी पार्टी से भी हो, उनको गाली देते हैं वो लोग, और उसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट बनाते हैं और वो जमा करते हैं कि दिन में उन्हें कितनी गालियां दी और वो या कितनी बदतमीजी की और कितना ठट्ठा उनका उड़ाया या कितना मजाक उड़ाया, क्या कुछ किया, वो जमा करके फोल्डर भेजते हैं और वहां से उनको उस हिसाब से डेली, वीकली या मंथली पैसे मिलते हैं। तो आप सोचिए कि ये कौन सी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है या कौन सा मुल्क का फायदा है। बाकी रही जो बात फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जो हमने कल भी बात। अच्छा साहब, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है। देखिए जितने भी ये लोग हैं, ये इनकी बेसिक तालीम तो पाकिस्तान के अंदर हुई, टैक्स पेयर्स की मनी लगी इन पर, ठीक है जी। और बजाय इसके कि ये पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुछ कुछ करें, ये अपने उस प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क की यानी पाकिस्तान की जड़ें खोद रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। फिर जो फिफ्थ जनरेशन वॉर का जिसका प्राचा साहब ने जिक्र किया था, उसकी मैं भी एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये सारी दुनिया जानती है कि तालिबान किसने पैदा किए। फिर ये भी दुनिया जानती है कि अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी जो है ना, ड्रोन के जरिए करेगा, हमला करेगा, तो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आएगा और बंदे मार जाएंगे। जिसको फिर कहते हैं जी ये कोलैटरल डैमेज हो गया। तो बनाने वाले कौन थे, फायर करने वाले कहाँ से बैठे हुए हैं। तो फिर ये दिस इज पार्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन वॉर। फिर लोगों को अगर समझ ना आए, अभी भी समझ ना आए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते। और एक बात ये भी है, मैं बड़े वसूख से आपसे कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, कि ड्रोन उड़ते भी पाकिस्तान के अंदर से थे। ठीक है, बहुत सी जगह है, मैं एक का नाम भी ले सकता हूँ। तरबेला डैम के करीब जगह थी, वहां से भी उड़ते थे। सिंध में भी जगह थी जहाँ से उड़ते थे। ठीक है, बलूचिस्तान में भी जगह थी जहाँ से उड़ते थे। तो हमारे, आप ये नहीं कहते आपने जो चीज आपने सर, ये दिस इज कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन। कोई पूछने वाला नहीं था, जो एक फसाद तैयार की गई थी, लोगों को इन्हें गुमराह किया गया, गुमराह किए जा रहे हैं। फ्लोर इज योर प्रोसेस साहब। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि ये जो है तो सब अंदर की कार्रवाइयाँ थी और इसमें बुनियादी एलिमेंट जो था वो लालच का एलिमेंट था, पैसों का एलिमेंट था, लालच का एलिमेंट था। जब तक ये लोग पाकिस्तान में होते हैं तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो आसमान खड़ा है
ये टांगे आसमान की तरफ करके कहते थे, सोचते थे, दूसरों को ये इंप्रेशन देते थे कि ये आसमान को हमने अपनी टांगों पे उठा रखा है, अगर हमने टांगे हटाई तो आसमान गिर जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन जब ये लोग रिटायर्ड होते हैं तो फिर यहाँ से भागते हैं और उन्हीं मुल्कों में जाके, तो वहां पे जहाँ पे उन्होंने पैसे पहले भेजे होते हैं पाकिस्तान से, लूट मार का पैसा, और वहां पे जाके ये अपनी जिंदगियां और अपने बच्चों की जिंदगियां वहां पे गुजारते हैं। वहां पे ये बिजनेस नेटवर्क बनाते हैं, वहां पे ये कंपनियां खोलते हैं, वहां पे ये प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, और वहां पे ये सारा पैसा चला जाता है। और अवाम बेचारे इसी सोच में रहते हैं, कभी उनके सर पे एक खौफ नाजिल करते हैं, कभी दूसरा कभी तीसरा। अभी देखिए, हम एटम बम इंडिया हमारा दुश्मन फला फला, हमने कई बार इस पर बात की है कि 50 साल हुए बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ, न तो उनके पास कोई एटम बम है और न उनके पास कोई फौज है, और न उनका, मुझे नहीं लगता कि किसी को बांग्लादेशी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का या किसी उसका नाम पता होगा। इसी तरह इंडियन का भी बहुत कम ही लोगों को पता होगा, अगर पता है तो पाकिस्तान में इनके सरों पे ये इनको यही बताया, इंप्रेशन दिया जाता है पाकिस्तानी लोगों को दिन रात कि इंडिया आ जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया इंडिया इंडिया। मतलब ये कि उन्होंने ये अपने अपने वजूद को सहारने के लिए, अपने वहां पे इख्तिदार में, ताकत में रहने के जवाब के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है इंडियन सेंटिमेंट। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश के पास भी बम है, अफगानिस्तान के पास है, ईरान के पास है, तो क्या उन मुल्कों पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, उनको इंडिया ने मतलब मैं ये नहीं कि मैं इंडिया की वकालत कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, बजाय इसके कि हम गैर जरूरी बातों के पीछे वक्त जाया करें। हकायक को देखना चाहिए कि हकायक का सामना करना चाहिए। ठीक है, फिर बात वही आती है ना कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली इज फार एट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त ये कहते थे जी बंगालियों के कद छोटे हैं, इनका रंग जो है ना डार्क है, इनकी छाती जो है इतनी बड़ी नहीं जितनी पंजाबियों की है। अब बड़ी छाती वाले क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं ना, बड़ी छाती वाले क्या कर रहे हैं। यदि IMF वाले आए तो वो उनकी बड़ी छाती उसका नाप लेने तो नहीं आए थे ना, वो देखते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, आपके इंस्टीट्यूशन कैसे हैं। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशन इसलिए ठीक हो गए कि वहां पर उन्होंने फौजियों का रास्ता रोक दिया कि आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये हुकूमत चलाना नहीं है। यहाँ पर वो नहीं हो सका, यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम है, जागीरदार बैठे हुए हैं और जो आर्मी वाले हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट इज द रूट कॉज। उस पर कोई उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आज देख रहा था कि किस तरीके से तो उसमें ये था कि भाई अच्छा, ये आप ये बताएं कि इसके अलावा इसके अलावा वो क्या प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान इज फेसिंग एंड हाउ टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। देखिए डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान का अलमिया है ना, देखिए जैसे हमने, मतलब अगर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर टॉपिक पे ही बात करते हुए अगर इस बात को आगे बढ़ाएं, कि देखिए पाकिस्तान का अलमिया 5th जनरेशन वॉरफेयर इंडिया की तरफ से तो हर राइवल मुल्क या इवन दोस्त मुल्क भी दूसरे मुल्क के खिलाफ करता रहता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब ये नहीं कि उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दें या खत्म कर दें, उसका मकसद ये होता है कि आप अपने 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 ऑब्जेक्टिव अचीव करें किस तरीके से, तो उसके लिए आपको हर हरबा इख्तियार करना पड़ता है। अब अगर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सपोज हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान में लोग कहते हैं कि जी ये भी इंडियन प्रोपेगेंडा है और ये सब कुछ है, इस तरह से हो रहा है, इसलिए वो। मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब, आप एक सर्वे करवा लें, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कितने कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं जिनको बलूचिस्तान के कोई से 5 शहरों के नाम पता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और वसाइल के हिसाब से सबसे ज्यादा बलूचिस्तान की गैस, मादनियात, सोने के जखायर और कोयला और तेल, ये सब वसाइल बलूचिस्तान से हासिल होते हैं। लेकिन बलूचिस्तान को इतना पसमानदा पीछे रखा हुआ है कि आप किसी से पूछे, कोई से 5 शहरों के नाम आपको वो नहीं बता पाएगा। बमुश्किल वो क्वेटा जियारत का ही नाम ले सकेगा कि क्वेटा कैपिटल है वहां का, बलूचिस्तान के सूबे का, और जियारत में मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहा। तो बात यह है कहने की कि बलूचिस्तान का अगर एलिमेंट होगा तो ये कहेंगे यहाँ पे इंडिया प्रोपेगेट कर रहा है और इंडिया जो है तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहा है, अगर उनको हुकूक नहीं दिएंगे। अकबर बुगटी का मामला था, अब देखिए उसने क्या सवाल उठाया था। अकबर बुगटी के जहां दूसरे हुकूक के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक के लिए वो लड़ रहा था, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था डॉक्टर शाजिया का, लोगों को पता होगा। तो डॉक्टर शाजिया के साथ ज्यादती की एक किसी फौज के कैप्टन ने। डॉक्टर शाजिया भी पंजाब से थी और वो फौजी भी कैप्टन पाकिस्तान से, पंजाब से था। तो उसने कहा कि फौज को कि इसको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन वो फौज अपने बंदे को
पीछे छुपाती रही शाजिया, तो फिर अच्छा साहब थोड़ा सा वहां रहता ना जाति की से ये भी तो सदा का थप्पड़ मारा, ये बात नहीं है, उसकी इज्जत लूटी गई थी। क्लियर बात करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि उसने उसका जुर्म क्या था। प्लीज गो। खैर बात, तो कहने का मकसद ये है कि ये हुआ। फिर वसाइल की जो लूट मार है, आप देखिए कि वहां से सी पैक गुजर रहा है, लेकिन वहां के लोगों के हालात जिंदगी देखें। वहां से गैस दरियाफ्त होती है और पाकिस्तान के लोगों के घरों के चूल्हे तो छोड़ दें कि वो वहां की सनत का पहिया घुमाती है वो गैस, लेकिन खुद बलोचियों के घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं, उनके किचन के चूल्हे बुझे हुए हैं। इसी तरह से अगर वहां ग्वादर का देखें, माहीगिरी, तो वहां पे चाइनीज ट्रॉलर को अलाउ किया हुआ है और वो वहां से फिशिंग करके तो उनके हकूक गसब कर रहे हैं, वो बेचारे रोटी को मोहताज हैं। इसी तरह से देखें तो पाकिस्तान में तेल, आप देखें ऑयल पेट्रोल जो है तकरीबन 250 रुपए लीटर मिल रहा है, जबकि वही तेल 50-40 रुपए लीटर स्मगल होके ईरानी बॉर्डर से आता है। जो लोग उस स्मगलिंग को रोकने के लिए बैठे हैं वहां पे, स्टैब्लिशमेंट के जो लोग वहां पे बैठे हैं, वो उनको भत्ते लेके पैसे लेके आने देते हैं। अब सोचिए कि इस प्राइस पे या तो आना चाहिए, इसी प्राइस पे सबको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो जो इसके ऊपर टैक्स होता है वो कहाँ गया? वो चोरी किया जाता है स्मगलिंग के जरिए और वो चंद लोगों की जेबों में जाता है। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, वहां से गंदम स्मगल होके जाती है, यही करता धरता उसके जो है तो हैंडलर होते हैं, और स्मगलर होके गंदम वहां जाती है और वहां से डॉलर जाती है, करेंसी जाती है पाकिस्तान से। तो आप सोचिए पाकिस्तान में कितना इकोनॉमिकल डैमेज होता है। लेकिन यही लोग करते हैं जो कि कभी आपको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, कभी आपको कहते हैं कि इकोनॉमी की हालत बेहतर करेंगे। अब सोचिए डॉक्टर साहब, ये होता क्यों है? आपने क्वेश्चन प्रॉब्लम और सोल्यूशन का पूछा, तो मैं बताऊं ये होता क्यों है। देखिए डॉक्टर साहब, जब जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम बाजवा, जनरल कमर बाजवा, अगर वो बात करेगा इकोनॉमी भी अपने सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में खड़े होकर कि मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है नहीं है, अपने जॉब को छोड़ के, उसकी एक्चुअल जॉब तो सरहदों की हिफाजत करना है फौज की, जब वो इकोनॉमी पे बात करेगा, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार डैम बनाने की बात करेगा कि मैं डैम बनाता हूं। वो ये नहीं देखेगा कि लाखों मुकदमे इल्तिमा में पड़े हुए हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो चलेगा डैम बनाने के लिए, क्योंकि उसको वहां पे पैदागिरी का एलिमेंट नजर आएगा। और जनरल बाजवा मईशत पे बात करेगा। तो फिर इसी तरह से जो लो लेवल सारे लोग हैं वो अपने काम को छोड़ देंगे। साकिब साहब ने चंदा जुम्मा भी किया, 14 अरब के लगभग सुना है, तो वो किसी को पता नहीं लगा किधर गया है। अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसको आप कंक्लूड करते हैं जनाब। आपको अभी ये कि ठीक है, पाकिस्तान में इसी बात ये होती है कि अजी है ये इंडिया की फेवर में बात कर रहे हैं, हम तो मिसाल का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब मसलन इंडिया ने कहा था कि अली वजीर जो कि कौमी असेंबली का मेंबर है उसको जेल में रखो। वो कितने पंजाबी कोई होता है उसको फुर्र आकार देते हैं, फिर ढोंगे साल का मसला आ जाता है, तो उसको आज छोड़ा गया कितने सालों बाद। तो मतलब यह है कि इंडिया ने कहा था कि आप यानी सुई गैस जो है ना वो रोज दूसरों को ना दें तो दूसरों को देते हैं, सारी जगह पर चला जाए। उसने कहा था कि अकबर बख्ती को मार दें। यानी 101 बातें हम गिनकर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा हो गया आज भी। तो जनाब हम इसी पर खत्म करते हैं। प्राचा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे टॉपिक को बुलाएंगे, जरा जब आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत से जो दोस्त हैं उनको पता चल गया होगा कि फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या होती है, और ख़ास तौर पर वो दानिश खोर सारी का यूज़ करते हुए जो सोशल मीडिया पर शोर मचाते हैं, उनको पता भी नहीं है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या होती है। हमने इसकी वजाहत कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी जनरेशन के वॉरफेयर है वो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वी आर इसको देखना है कि इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ जनरेशन वॉर। उसके किस तरीके से लोगों को फैलाया जाता है, किस तरीके से लोगों को तकसीम किया जाता है, और दूर ज़ारून मील दूर बैठकर कोई आदमी निशाना बना सकता है किसी भी आदमी को जहाँ चाहे वो। और इसमें फिर ये बात भी आती है कि लोकल लोगों का इसमें बड़ा हाथ होता है। याद रखें हमेशा इस फिफ्थ जनरेशन वॉर में लोगों का भी हाल है, जिसको कहते हैं सहूलतकार खरीदे जाते हैं। वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।